चलिए आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इस बात को याद रखना इम्पॉर्टेंट, राइट। और इसमें हम लोग ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर ओरिजिन हुआ है, इसके एविडेंसेस क्या है, प्रमाण क्या है, ये तीसरी बात रहेगी। दूसरी बात में ये रहेगा कि ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है ये हुआ कैसे है, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसके विषय में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने मतों को क्या किया है, प्रस्तुत किया है, अपने अपने मतों को दिया है। उन मतों को पढ़ना है जिसमें से कुछ मत बहुत घटिया है और कुछ मत बहुत इंटरेस्टेड है और कुछ मत बहुत मजेदार है। तो उन सभी मतों को भी यहाँ पर डिस्कस करना है क्योंकि उन मतों से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी कोई दूसरा लग रहा है जो इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं कर रहा, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, राइट। तो उनके यहाँ हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आते हैं, आते थ्योरी से ही है। थ्योरी में ही आपका ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। आपको थ्योरी अगर अच्छे से आती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे पेपर में हम ये कह सकते हैं, इस पूरी यूनिट में, सेकेंड यूनिट में आपकी सिर्फ थ्योरी है। इस थ्योरी को फटाफट लिखें। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में लिखें यहाँ पर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर यानी ऑन अर्थ, यानी अर्थ की हम लोग बात करें तो अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति 50 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 50 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। इस बात को याद रखना। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 50 मिलियन ईयर एगो मानी जाती है। पहले से लिखें, लाइफ की ओरिजिन के बारे में, लाइफ की ओरिजिन के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो वैज्ञानिक, डिफरेंट टाइप ऑफ कहने का मतलब जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनकी बात कर रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट को या अपने मत को प्रस्तुत किया है, प्रपोज किया है, जिन्होंने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में, जिन्होंने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यानी कि लाइफ का ओरिजिन, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे और कहां से हुई है। कब, कैसे और कहां से हुई है। मतलब कितने यार महान साइंटिस्ट हैं ये लोग ना। मतलब हम लोग तो सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, बस इसके अलावा भूल जाते हैं। अपने दादा के दादा के जो दादा हैं उनको भी नहीं आपको पता होगा कि आपके पिताजी के जो पिताजी हैं उनके पिताजी के पिताजी कौन होंगे, नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ पर इस अर्थ पर, यानी कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। यानी कि उन्होंने अपने पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के बारे में डिस्कस किया होगा। पता नहीं कितने पापा इनके ऊपर से आके चले होंगे या कितने पापा आ चुके होंगे, या कहाँ से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे हमें नहीं पता है, ठीक। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्वज हैं उनको जो ऐप कपी हैं उनको हम अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा और एक नई स्पीसीज डेवलप हुई जो ह्यूमन के रूप में आज पाई जा रही है, मतलब हम लोगों के रूप में फिलहाल। तो यहाँ पर पहली बात तो यही है कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दूसरी बात, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। उन्हीं सभी मतों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थ्योरी आपको नहीं पढ़ाने वाला जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया है कि इस पृथ्वी पर अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी होगी, पृथ्वी कैसे बनी होगी। बताया गया है कि कई हजारों साल पहले क्या हुआ था कि ये सूर्य जो था इसमें एक विस्फोट हुआ, ठीक है, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे प्लेनेट बिखर गए, हाँ, जिसमें से हमारा अर्थ भी है। उधर डिस्कस नहीं करना है हमें, अर्थ के ऊपर जीवन के बारे में डिस्कस करना है। उधर ज्यादा मत जाइए, ज्यादा उधर जाएंगे तो दिक्कत होगी।
तो अभी यहां पर जो डाटा मैं बता रहा हूं उस डाटा को आप राइट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा और उसे याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई लाइन से लिखें, क्या लिखा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे और कहां से हुई है, तथा आगे लिखें, तथा पहाड़ों की ऊंची चोटी से, पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर या ऊंची चोटी से लेकर सागर की गहराई तक, सागर की गहराई तक, तथा इस भूमि पर, तथा इस लैंड पर, भूमि पर जल एवं वायु में पाए जाने वाले, तथा इस भूमि पर जल एवं वायु में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट, डिफरेंट टाइप के एनिमल व प्लांट, जंतु व पौधे की स्पीसीज कैसे बनी, कि स्पीसीज कैसे बनी, ये बताया है कुछ लोगों ने अपने हिसाब से। वो हिसाब ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये हम बिल्कुल तय नहीं कर सकते कि नहीं जो साइंटिस्ट पैदा हुए लुईस पास्चर उन्होंने ये कह दिया तो बिल्कुल सही बात है, स्टैनले मिलर आए उन्होंने अपना अपना मत दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है, प्लूटो आए उन्होंने अपना मत दे दिया, ठीक बात है, ऐसा नहीं है। हम उनकी बात पे विचार कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट भी किया गया तो निष्कर्ष वही निकलते हैं, लेकिन कोई और भी कारण हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ आपने जो बताया है, आपने एक्सपेरिमेंट भी दिया है, तो हो सकता है पृथ्वी पर इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई हो, लेकिन कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इस बात के बारे में आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो क्या लिखा, लिख लें, स्पीसीज कैसे बनी, इन सब बातों के बारे में, इन सब बातों के बारे में आज भी, इन सब बातों के बारे में आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। आगे लिखें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर या इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मेयर नामक वैज्ञानिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर नामक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, मेयर नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैव विकास, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को हम लोग बायो इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या बायो इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या बायो इवोल्यूशन को प्रतिपादित किया, बायो इवोल्यूशन को क्या किया, प्रतिपादित किया, प्रपोज किया। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया, यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी करके किताब आ रही है, ठीक है, बायो इवोल्यूशन, इसको आप खरीद सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसके पास है ना, कोई बात नहीं, लिखें, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में, कि इस यूनिवर्स में अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन, इस यूनिवर्स में अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है, लिखें, इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन लगभग, इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, 20 अरब वर्ष पहले, 20 बिलियन ईयर एगो, यानी इस पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण कब हुआ होगा, तो ये कहा गया है कि इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण लगभग 20 अरब वर्ष पहले, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, हुआ होगा, यह माना जाता है,
माना जाता है तथा इस यूनिवर्स में अर्थ का निर्माण, अर्थ का फॉर्मेशन लगभग, तो यूनिवर्स का निर्माण कब हुआ होगा? 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और इस यूनिवर्स में अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, तथा इस पूरे ब्रह्मांड पर यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। किसका? अर्थ का। तो ये डाटा याद रखना, 4.5 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। तथा इस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन, अभी मैंने बताया इस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन 50 मिलियन ईयर एगो, 50 लाख वर्ष पूर्व इस अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन 50 लाख वर्ष पहले यानी कि 50 मिलियन ईयर एगो माना जाता है। यानी कि कहा गया है कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो 20 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। इस 20 अरब वर्ष पहले में 4.5 बिलियन ईयर एगो, अगर हम लोग बात करें 4.5 अरब वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ बनी। इस अर्थ पर धीरे धीरे बहुत हॉटेड अर्थ थी, ये आप बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अर्थ के ऊपर बहुत सारा हीट था चारों तरफ, ठीक है, गैसेस थी बहुत सारी, वो सब चेंज होकर के धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जो था वो एटमॉस्फेयर बना, फिर एटमॉस्फेयर कूल हुआ। तो माना जाता है अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो यानी 50 लाख वर्ष पहले माना जाता है कि लाइफ का ओरिजिन इस अर्थ पर प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि 50 मिलियन कहने का मतलब हो गया, सॉरी 500 लाख, 50 मिलियन कहने का मतलब होता है 500 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो नई लाइन से लिखे हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए, इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन के लिए या ओरिजिन के बारे में लिखें, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन के बारे में विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न फिलोसफर जो बहुत सारे फिलोसफर हैं, उन्होंने, दार्शनिक वो होते हैं जो एक अनुमान लगाते हैं। हम बैठे हैं यहाँ पर और हमने कहते हैं हम चांद पे गए थे या चांद पे जाने का रास्ता यहाँ से है, तो ये एक अनुमान लगाया गया, हम चांद पे नहीं पहुंचे, ठीक है, ना गए हैं कभी, एक अनुमान लगा करके हमने बताया कि चांद पे इस रास्ते से आप जाइए या इधर से जाइए, फिलहाल चांद पे रास्ते से नहीं पहुंचना है, राइट है। तो क्या लिखा? विभिन्न दार्शनिकों, दैट मींस फिलोसफर ने समय समय पर इन प्रश्नों का उत्तर अपने मतों के अनुसार, अकॉर्डिंग किया है या दिया है, अपने मतों के अनुसार दिया है, जिसमें कुछ परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस को, परिकल्पनाओं को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसमें कुछ परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को प्राचीन परिकल्पना या पुरातन एंसेंट, क्या बोलेंगे? एंसेंट हाइपोथेसिस, जिसमें कुछ हाइपोथेसिस को एंसेंट हाइपोथेसिस व कुछ को आधुनिक परिकल्पना, मॉडर्न हाइपोथेसिस, व कुछ को मॉडर्न हाइपोथेसिस, आधुनिक परिकल्पना के अनुसार जाना जाता है। मॉडर्न परिकल्पना, दैट मीन्स मॉडर्न हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जाना जाता है। अब यहां पर बात आती है कि सर जो ओल्ड हाइपोथेसिस है या एंसेंट हाइपोथेसिस या पुरातन या प्राचीन परिकल्पनाएं हैं,
वो किस प्रकार हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी परिकल्पनाओं को दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिकल्पनाएं हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, सारा का सारा आपका पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगा, जिससे ये बीएससी का इवोल्यूशन जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो इस बीएससी के इवोल्यूशन में आप मतलब इवोल्यूशन टॉपिक में, बीएससी का इवोल्यूशन नहीं, बीएससी के जो टॉपिक आपका सेकेंड ईयर में जो दिया गया है सेकेंड पेपर में, इसमें जो इवोल्यूशन का टॉपिक है, इसको जब हम आपको एक सीरियल बाई एक लय में पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे, कहाँ हो सकती थी या हुई है। ठीक है, तो सब एक सीरियल हम लोग चलेंगे हर चीज को बढ़िया से लेकर के। तो हेडिंग डाल दीजिए, हमारी जो हेडिंग पड़ेगी हमारी वो पड़ेगी पुरातन या प्राचीन परिकल्पना, और इसके अंतर्गत भी एक हेडिंग पड़ेगी, वो डाल दीजिए स्वतः जनन का सिद्धांत या आजीवन जनन। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। तो हमारे जो पहली हेडिंग क्या पड़ेगी इसमें, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि हमारा एंसेंट हाइपोथेसिस है, पुरातन या आद्य परिकल्पना के अंतर्गत इसको रखा गया है, और इसे हम लोग थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, लिख लें इसके अंतर्गत। इस थ्योरी को सर्वप्रथम थैल्स कॉमा प्लूटो, थ्योरी को सर्वप्रथम थैल्स कॉमा प्लेटो, सॉरी प्लूटो नहीं प्लेटो होंगे, थैल्स कॉमा प्लेटो एवं अरस्तु ने दिया था, जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जो 3 साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट पैदा हुए थे, हालांकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन क्या हुआ कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में थोड़ा सा बेकार हो गए। कैसे कि इन्होंने कह दिया थैल्स, प्लूटो और अरिस्टोटल, ये 3 साइंटिस्ट ऐसे पैदा हुए जिन्होंने ये बताया, क्या बताया लिख लें, जिन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर, दैट मीन्स अजीवित पदार्थ, जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर, बोले तो अजीवित पदार्थ, अजीवित पदार्थ हम ये कह सकते हैं कि जिस ऐसा पदार्थ जिसमें कोई लिविंग मैटर नहीं पाया जाता, ये लिविंग नहीं होता। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर अजीवित पदार्थ से हुई है, नॉन लिविंग मैटर से हुई है। आगे लिख लें 17th सेंचुरी, लगभग 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी तक लोग, यानी कि 17वीं शताब्दी तक लोग एबायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे, एबायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे, एबायोजेनेसिस थ्योरी को क्या करते थे बेटा, मानते थे। यानी कि इन्होंने जो थ्योरी दी कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से हुई है, इस बात को 17th सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी तक ये मान्यता दी गई और इसको माना गया कि हाँ, जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से ही हुई है, अजीवात मतलब पदार्थ से हुई है। ठीक है, एबायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके आगे लिखें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन या ओरिजिन, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन या हम कह सकते हैं ओरिजिन इनऑर्गेनिक मैटर यानी अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर
अकार्बनिक पदार्थ या पेट्रीफाइंग इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सड़े गले अपघटित कार्बनिक पदार्थ। पेट्रीफाइंग कहने का मतलब होता है सड़े गले अपघटित अकार्बनिक पदार्थ से हुई है। अब यहां पर जो सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनसे किसका किसका निर्माण हुआ ये भी इन्होंने बता दिया कि किस किस मैटर से किस किस जीवन या जीव का निर्माण हुआ। तो आगे लिख लें, जिसमें मड दैट मीन्स कीचड़, जिसमें मड के द्वारा फिशेज कॉमा फ्रॉग, मड के द्वारा फिशेज कॉमा फ्रॉग कॉमा टर्टल कॉमा स्नेक आदि का, ऐसे लिख लो, स्नेक आदि का निर्माण हुआ तथा कूड़े कॉमा बालों की गंदगी, बात समझिए, बस थ्योरी है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और ये आपको इजीली याद भी हो जाएगी क्योंकि इसमें बकवास करी गई है और बकवास खोपड़ी के अंदर जल्दी घुसता है ना। आगे लिख लें, कूड़े कॉमा बालों की गंदगी कॉमा गोबर कॉमा ओस की बूंदों आदि से इंसेक्ट्स, कीटों का, आदि से इंसेक्ट का निर्माण हुआ है या इंसेक्ट का निर्माण माना जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो थेल्स या थैलस, प्लेटो और अरिस्टोटल, जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक मत में यह कहा कि इस पूरे पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, इस पूरे पृथ्वी पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बने हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने। ये तो समझ में आता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉन लिविंग मैटर कहने पदार्थ से कैसे बन सकते हैं भाई? कहा कि मड से फिशेस, फ्रॉग, टर्टल, स्नेक आदि का निर्माण हो गया और बाल की गंदगी, ठीक है, कूड़ा करकट, इनसे जो है ना गोबर और ओस की बूंदों से किसका निर्माण हो गया? इंसेक्ट्स, कीटों का निर्माण हो गया। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर ऐसा कुछ होता तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता? नहीं होता। नई लाइन से लिखो, यहां पर ये फंसे और इनकी फसन में अरस्तु साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हमें लोग गलत ना माने, हमारी बात माने। इन्होंने ऐसा कहा, हालांकि उस समय 17वीं सेंचुरी में जो ये कह रहे थे बिल्कुल सत्य था भाई। जिसकी जहां तक सोच जा रही थी उतना वो सोच रहा था, है ना, उतना वो थिंक अबाउट कर रहा था। अभी आप 17वीं सेंचुरी में आप होते तो आप क्या साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट ना होते या साइंटिस्ट बनने के लिए, या कभी आपने सोचा, अगर ऐसा सोचा होता तो हमारे पूर्वजों ने, अब ये हो भी सकता है कि शायद उन्होंने कुछ छोड़े हो निशान, ठीक है, जो फॉसिल्स के फॉर्म में हमको मिलते हैं, हम लोगों ने फॉसिल्स पढ़े ना, लेकिन वो हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि पृथ्वी का जो समुद्री भाग है, राइट, वो आज के दौर में समुद्री भाग में परिवर्तित हो गया हो, पहले के दौर में वहां पर लैंड पाई जाती हो या लैंड रही हो, वहां पर जीवन हो, जीवन तो है पानी में, लेकिन बात हो रही वहां पर ह्यूमन बींग्स पाए जाते होंगे, ऐसा कुछ माना जा सकता है। लेकिन हम ये सिर्फ सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, उसको ढूंढ नहीं सकते। या तो नेचुरल फेनोमिना से कोई चीज हमको पता चल जाए, या तो किसी और मेथड से हमको ये पता चल सकता है कि फॉसिल्स हमको मिले, ठीक है। नेचुरल फेनोमिना कहने का मतलब होता है कि अचानक से हमको कोई चीज कहीं पर मिल जाए, ठीक है, पता चल जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। खैर, नई लाइन से लिखे। अब थ्योरी में बकवास की गई तो हम लोग भी बकवास नहीं कर सकते, तो लिख लो, वॉन हेलमोंट, एक साइंटिस्ट यहां पर आए, नई लाइन से लिखिए, वॉन हेलमोंट ने यह दावा किया कि, अब ये साइंटिस्ट जो पैदा हुए इन्होंने एक अपना ही स्टेटमेंट दे दिया और इन्होंने ये प्रूव भी किया, इन्होंने ये दावा किया कि ऐसा हो सकता है। तो क्या हो सकता है? लिखे, वॉन हेलमोंट ने यह दावा किया कि किसी अंधेरे स्थान पर पसीने से, या किसी अंधेरे स्थान पर
गेहूं को, व्हीट को पसीने से भीगी कमीज के द्वारा, गेहूं को पसीने से भीगी कमीज के द्वारा दबा देने पर, यानी पसीने से जो कमीज भीगी है उसको, और उस पसीने से भीगी हुई कमीज में गेहूं को बांध करके एक पोटरी बना करके किसी अंधेरे स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, कमीज को द्वारा दबा देते हैं, अंधेरे स्थान पर दबा देने पर उस स्थान पर, उस प्लेस पर 21 दिनों के बाद चूहों की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। क्या बात है, उस स्थान पर 21 दिनों के बाद चूहों की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है, यह बात कही थी वॉन हेलमोंट ने। तो आपकी नजर में वॉन हेलमोंट कौन हुए? चूतिया टाइप हुए ना? हालांकि ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, इन्होंने भी वर्क किए हैं, लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी पर आकर के, इवोल्यूशन पर आकर के सबके सब निस्ते नाबूद हो गए, हम ये कह सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सबके सब नहीं, कुछ ही ऐसे हुए। धीरे धीरे जब चर्चा चली, बातें हुई, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी डेवलप हुआ। अभी तो इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन देख रहे हैं, यानी कि हम इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आएगा, कैसे आएगा वो आगे हम लोग देखेंगे। को साइंटिस्ट, महान साइंटिस्टों ने प्रूव भी किया है कि जीवन की उत्पत्ति बिल्कुल इसी तरीके से हुई होगी। और वो इन्होंने एक जो एटमॉस्फेयर में होता है उसी एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया एक प्रयोग में। जैसे कि स्टेनले मिलर की हम लोग बात करें तो स्टेनले मिलर का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टेनले मिलर ने बहुत अच्छा प्रयोग किया था जिससे सिद्ध हुआ था कि हाँ, जो जीवन की उत्पत्ति है कुछ इसी तरीके से पॉसिबल हुई होगी, हुई नहीं है। खैर, नए लाइन से लिखे हैं, कुछ समय बाद अरस्तु ने, अब अरस्तु ने कुछ समय बाद कुछ देखा। अब जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि पहले जो है वो जो है ना नॉन लिविंग मैटर से हुई, लेकिन बाद में अब यही प्रोसेस के द्वारा, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा जीवन की उत्पत्ति होती रही। तो ऐसा नहीं है, लिखें, कुछ समय बाद अरस्तु ने बड़े जंतुओं को, यानी कि लार्ज एनिमल्स को रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी करते हुए देखा, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी करते हुए देखा। तो इन्होंने एक अलग मत को प्रस्तुत किया, यानी एक अलग ही स्टेटमेंट दे डाला, एक अलग मत को प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने बताया कि एक बार स्वतः जीवन की उत्पत्ति होने के बाद, पैदा होने वाले जीव, स्वतः उत्पत्ति होने के बाद पैदा होने वाले जीव अपने जैसी संतानों को स्वयं जनन की क्रिया द्वारा, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहां पर एक गोचा खा गया, क्या? लेकिन किसी भी जीव की नई प्रजाति स्वतः उत्पादनवाद के बाद बनती है। यानी कि कोई नया जीव बनेगा तो वो नया जीव अपने आप प्रकट होगा। इन्होंने म्यूटेशन जो खोजा गया, मतलब खोजा क्या गया, बेचारों को पता ही नहीं था 17वीं सेंचुरी में, ये सब तो बाद में खोजा गया 18वीं-19वीं सेंचुरी में आकर के पता चला कि हाँ, ये भी होता है, म्यूटेशन भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, तो ये सब सेल डिवीजन होता है। ये सब तो हमने जाना 18वीं-19वीं सेंचुरी के आसपास, राइट। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी में जो गणनाएं की जा रही थी या 17वीं सेंचुरी में जो मत दिए जा रहे थे, हाइपोथेसिस दिए जा रहे थे, वो बहुत अच्छे मिलते। तो जिनका जितना सोच था, जहां तक वो थिंक कर सकते थे, जहां तक पॉसिबिलिटीज थी, इन्होंने अपने मतों को प्रस्तुत किया। ठीक है, और लोगों ने बिलीव भी किया, कुछ समय तक ही सही, लेकिन किया।
लेकिन जैसे जैसे मत आए, साइंटिस्ट पैदा हुए, मत पढ़े गए, मत जब इन्होंने देखे, इनके मतों को सुना, समझा, तो कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये कुछ इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में चेंज हो गई, ये इनको पता ही नहीं चला। तो पहली तो थ्योरी यहां पर आप याद रखें कि एबायोजेनेसिस को ही दिया गया, लेकिन इसके बाद में जैसे ये थ्योरी समाप्त होती है अबाउट 18th सेंचुरी तक, 17th लास्ट 18th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी तक जो है ना खत्म होते होते 18वीं और 19वीं शताब्दी में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को लागू कर दिया गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को अच्छे से समझा दिया गया। राइट, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, एंसेंट हाइपोथेसिस में थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की। अब सेकंड हमारी जो यहाँ पर हेडिंग पढ़ेगी वो पढ़ेगी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो सेकंड हेडिंग डाल दीजिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, और अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज बच्चों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके मित्रों का, जिन्हें आप शेयर करें, उनका बेनिफिट हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि ये सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट हुई, सेकेंड यूनिट का पहला लेक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड कर देना है, लेकिन इसके बाद में जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे वो हमारे ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। और प्लीज़ यार जाइए कोर्स को परचेस कीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 1 साल यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको यहाँ पर कोर्स दिया जा रहा है। सो आशा करते हैं आप लोग मुझे समझेंगे और मेरा सपोर्ट जिस तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब पे दिया है मेरे ऐप को भी देंगे। तो थैंक्स अ लॉट।